जोश व खरोश है। और एक नई पार्टी जो तो औरंगाबाद में कदम रखने जा रही है, एमआईएम इनकलाब उसका नाम है। और उनका कहना ये है कि जो सेकुलर पार्टी है उसके साथ में हम माहिदा करेंगे। और कुछ ऐसे राज है जिन्होंने एमआईएम पार्टी के खोले हैं मीडिया के सामने। आपको क्या लगता है कितना फ़ायदा है तो वंचित को इससे मिलने वाला है अगर एमआईएम के तोड़ पे कोई पार्टी यहाँ आती है? पहली चीज़ तो आपने कहा कि महानगर पालिका के इलेक्शन बहुत जल्द होने वाले हैं, तो ये मैं 2.5 साल से सुन रहा हूँ जल्द होने वाले हैं। तो वो जल्द जो है वो 2.5 साल से लंबा हो गया, तो इसलिए पहली चीज़ तो ये इलेक्शन होने चाहिए और ये इलेक्शन वक्त पे होने चाहिए थे। अप्रैल 2020 में औरंगाबाद महानगर पालिका का हाउस डिसॉल्व हो चुका है और कोई भी हाउस डिसॉल्व होने के पहले नया हाउस मुंतखब करना ये जमहूरियत में ज़रूरी है। लेकिन बावजूद उसके जमहूरी निज़ाम को तोड़ मरोड़ने का काम हुकूमतें कर रही है। अपने हक़ में फ़ैसला आएगा, ऐसा माहौल बनेगा तो हम चुनाव लेंगे, ऐसा पहले की महाविकास आघाड़ी भी सोचती थी और अब की ये टूटी फूटी शिवसेना के साथ गए वाली बीजेपी की सरकार भी सोचती है। इसलिए हमें लगता है कि पहली बात कि आज आवाम को रास्ते पे आना पड़ेगा और इंशाल्लाह वंचित बहुजन आघाड़ी भी जल्द इलेक्शन हो इसके लिए मुजाहरा करेगी। एक बात। दूसरी बात है, अभी आपने कोई पार्टी का नाम बताया, एमआईएम इनकलाब, तो वो पार्टी का नाम मैंने पहली बार सुना है और मुझे नहीं लगता कि लोगों में भी बहुत ज़्यादा वो नाम मालूम है। हो सकता है वो पार्टी पुरानी भी होगी, हो सकता है वो बड़ी भी होगी, लेकिन मेरे इल्म में नहीं है, इसलिए मैं उस पार्टी के ताल्लुक से किसी पार्टी के ताल्लुक से मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा। लेकिन जो आपने सवाल किया है कि वो अगर किसी पार्टी को डैमेज करती है तो उससे हमको फ़ायदा होगा क्या, तो मुझे लगता है कि हम इस पर भरोसा नहीं करते। हमको निगेटिव एनर्जी या निगेटिव कोशिशों से ज़्यादा पॉजिटिव अप्रोच के ऊपर होता है। हम अपनी खूबी अपनी अच्छाई बताकर वोट हासिल करना चाहेंगे, किसी को डैमेज करके नहीं। हमारा मकसद किसी पार्टी को डैमेज करना कभी नहीं होगा। हर पार्टी अपने अपने तौर पे आती है, लड़ती है। वो नई पार्टी भी आए, जमहूरियत है, उनको भी यहाँ आकर लड़ने की ज़रूरत है, लेकिन वो किसी एक पार्टी को डैमेज करने के लिए आई है। तो अगर डैमेज करने के जैसा अगर आज वक्त आया है तो बीजेपी को डैमेज करने का वक्त आया है। अगर हम डैमेज करना चाहते हैं तो हम बीजेपी जैसी नफरत की सोच वाली नेगेटिव पार्टी को, जो मुल्क को तोड़ती है, समाज को तोड़ती है, हम ऐसे पार्टी को डैमेज करने की कोशिश करते हैं तो वो मुझे लगता है जमहूरियत के हक़ में होगा। लेकिन बाकी की पार्टियों को एक दूसरे को डैमेज करने में एनर्जी डालने के बजाय आवाम में जाकर आवाम को हमने अपनी खुद की खूबी बतानी चाहिए। और आज वंचित बहुजन आघाड़ी की खूबी है कि हम मुख्तलिफ तबकों को साथ में ले सकते हैं, हम ले रहे हैं और हमने मुख्तलिफ तबकों को साथ में लेकर इससे पहले नतीजा दिया है। औरंगाबाद की आवाम जानती है कि इत्तेहाद से हम यहाँ पर वो रिकॉर्ड बना पाए जो रिकॉर्ड 40 सालों से हमारा कोई एमपी नहीं था, लेकिन हम यहाँ पे एमपी चुना के ला पाए। कई सालों से यहाँ पर हम अपनी चुनावी मेजोरिटी बताने में कम पड़े थे, तो वो हमने मुत्तहिद होकर दिखा दिए। और ये इत्तेहाद जो हम कर सकते हैं तमाम मजलूम तबकों का, मुझे लगता है कि ये हमारी वंचित बहुजन आघाड़ी की खूबी है। दूसरा, वंचित बहुजन आघाड़ी बेबाक तरीके से मिली मसाइल के ऊपर, मुल्क के मसाइल के ऊपर खुलकर सामने आती है, खुलकर आवाज़ उठाती है। ये हमारी खूबी है। आवाम ने हमको इन खूबियों को देखकर साथ देना चाहिए और लोगों ने, नौजवानों ने इन खूबियों के लिए हमारे साथ जुड़ना चाहिए, न कि किसी को डैमेज करने की नीयत से हम काम। 2020 में बॉडी डिसॉल्व हुई थी महानगर पालिका की, उसके बाद में अब लगभग अपन 2 साल पकड़ के, जब कोरोना काल का बहाना था, कोरोना है इलेक्शन नहीं ले सकते, लेकिन अब कोरोना खत्म होकर भी लगभग 1 साल होने को आ रहा है, फिर भी इलेक्शन नहीं लिया जा रहा है। और किसी भी पार्टी ने अभी तक आवाज़ नहीं उठाई है कि अब इलेक्शन लेना चाहिए, क्योंकि जो वार्डों के अंदर हाल के बेहाल हो रहे हैं लोगों के, जो लेनी चौकअप हो रही है, पीने को पानी नहीं आ रहा है। यहाँ तक आपकी पार्टी ने भी कभी इलेक्शन कमीशन से या मंत्रालय से कभी बात नहीं की कि भाई आप महानगर पालिका में इलेक्शन क्यों नहीं ले रहे, क्या वजह है? तो आप भी कोई मौके का इंतज़ार कर रहे हैं क्या? मैंने आपको ये बात, कैसा है कि आप अपने औरंगाबाद के पस मंज़र में ये बात पूछ रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि पिछले 2.5 सालों में इलेक्शन कमीशन को राब्ता कायम करने वाली, 4 से 5 बार इलेक्शन कमीशन से कम्युनिकेशन करने वाली महाराष्ट्र की अकेली पार्टी वंचित बहुजन आघाड़ी है, जो वक्त पे इलेक्शन कमीशन ने जल्द चुनाव लेने चाहिए। सिर्फ अकेले औरंगाबाद नहीं, सभी पेंडिंग चुनाव को लेने को लेकर इलेक्शन कमीशन को स्टेट के भी और सेंटर के भी मेमोरेंडम देने वाली कोई और पार्टी नहीं है।
इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में जाके अपनी बात रखने वाली कोई और पार्टी नहीं है। और 5 बार 5 मौके पर वंचित बहुजन आघाड़ी ने इलेक्शन कमीशन के साथ में रब्त कायम किया हुआ है। इसलिए आप जो ये कह रहे हैं वो मुझे लगता है कि वो सही नहीं है। हम ये चीज मीडिया में कभी फ्लैश नहीं हुई, ये हमारे सामने हमने हमारे पार्टी के पेज से हमने अपनी न्यूज़ निकाली है, हमने अपनी वीडियो बाड़ा साहब की वीडियो भी हमने रिलीज किए हैं, मुख्तलिफ चैनल में आए भी हैं। कई बार स्टेट लेवल के जो मराठी चैनल्स हैं वो खैर हमारे इल्म में नहीं होगा तो हाँ, क्या जवाब क्या है? तो मेरा जवाब ये है कि 4 से 5 बार हमने जमहूरी तरीके से इलेक्शन कमीशन का क्या जवाब आया? इलेक्शन कमीशन खुल के जवाब देता कहाँ है, वो पब्लिक के सामने आता कहाँ है, अफसोस हुई है। तो इसलिए अभी हमने लेकिन ये तय किया है कि औरंगाबाद की देखो ये जमहूरियत के उसूलों को कुचलने का काम है। लोग चुन के आने चाहिए और चुन के आए वाले लोगों के हाथ में तिजोरी रहनी चाहिए। अब क्या हो रहा है, फंड तो आ रहे हैं, फंड आ रहे हैं, लेकिन अधिकारी नौकरशाही इस पे काम कर रही है। कुछ नौकरशाह होते हैं जो अच्छी नीयत से भी करते होंगे, लेकिन कुछ नौकरशाह सिर्फ करप्शन भी करते हैं। तो नौकरशाही के ऊपर इतने शहर को नहीं छोड़ा जा सकता। वो आवाम ने चुने वाली जमहूरियत में हमारे पास में नुमाइंदगी वाली जमहूरियत है, पार्लियामेंट्री जमहूरियत है। लोग नुमाइंदा चुनते हैं और वो नुमाइंदे के जरिए हुकूमत चलनी चाहिए। तो ये जमहूरियत के उसूलों को कुचलने का काम हो रहा है, इसलिए जल्दी इलेक्शन होने चाहिए। उसके लिए बहुत जल्द औरंगाबाद में भी हम एक एहतजाज करने के बारे में पार्टी की मीटिंगें चालू है और इंशाल्लाह आने वाले दौर में, आने वाले वक्त में वंचित बहुजन आघाड़ी जल्द चुनाव हो उसके लिए एहतजाज करेगी। औरंगाबाद की आवाम से अपील है कि वो इस एहतजाज में शामिल हो, चाहे वो किसी भी पार्टी के हक में काम करने वाले लोग हों। लेकिन इस वक्त हमको एक होकर इलेक्शन को जल्द कराने के लिए प्रेशर बनाना पड़ेगा। औरंगाबाद शहर में एक तरफ जो है तो इलेक्शन नहीं हो रहे, दूसरी तरफ जो है तो रोड, सड़कें, लाइट, नल, पानी सभी से लोग त्रस्त है। दूसरी एक बहुत बड़ी समस्या औरंगाबाद शहर के सामने ये आ चुकी है कि अगरचे आप रात के टाइम बाहर निकलेंगे या अर्ली मॉर्निंग बाहर निकलेंगे तो आपको हर जगह सिर्फ कुत्ते ही कुत्ते नजर आएंगे, चौरस्ते पे बोलो या कहीं पर भी बोलो, जिसकी वजह से जो है तो बच्चे स्कूलों को जाने से डर भी रहे हैं और लोग रात में वॉकिंग करने के लिए डर रहे हैं। क्योंकि अगर आप घाटी में जाके आंकड़ा निकालेंगे तो डेली कम से कम 30 से 40 लोगों को कुत्ते काट रहे हैं और वो इंजेक्शन घाटी में अवेलेबल नहीं है। इसके लिए वंचित बहुजन आघाड़ी क्या आवाज़ उठाएंगे और महानगर पालिका को क्या मैसेज आपकी तरफ? ये महानगर पालिका की जिम्मेदारी है, शहरियान को होने वाली इन तकलीफ़ों के खिलाफ में महानगर पालिका की ड्यूटी बनती है कि वो उसका बंदोबस्त करे। अब इसके अंदर कई मुख्तलिफ कानून आए हैं, पहले कुछ अलग कानून थे जो इन चीज़ों के ऊपर कुछ असरदार तरीके से काम होता था, लेकिन अब उसमें एनिमल राइट्स को लेकर पेटा के जैसी जो संगठनाएँ होती हैं उनकी वजह से इसके ऊपर कुछ मर्यादाएँ आई हैं। लेकिन फिर भी इसका इलाज और रास्ता ढूंढना चाहिए और वो ढूंढने का काम महानगर पालिका का होता है। आप के ज़रिए ये बात सामने हम भी जानकारी लेते हैं और इंशाल्लाह हाउस में तो नुमाइंदे नहीं हैं, लेकिन रास्ते की लड़ाई हम लड़ते हैं। हमने जमहूरियत को रास्तों के एहतजाज से ज़िंदा रखा है, तो इस बात के ऊपर भी इंशाल्लाह औरंगाबाद की कमेटी काम करेगी। एक इंजेक्शन 1000 से 500 से 1000 मुफ्त रुपये का देना आता है, चाहिए। तो वो घाटी में अवेलेबल नहीं है। किसी भी अगर बच्चे को या किसी को कुत्ता काटता है तो बाहर से खरीद के लाना पड़ता है। तो इस पे क्या कोई सख्त कदम आप उठाएंगे? बिल्कुल उठाना चाहिए और महानगर पालिका को हम इसका जिम्मेदार मानते हैं। घाटी हॉस्पिटल ने तो मुफ्त में इंजेक्शन देने चाहिए, लेकिन महानगर पालिका ने अपने दवाखानों में भी ये इंजेक्शन फ्री में अवेलेबल कराना चाहिए। एक तरफ तो ये वजह भी दूर करनी चाहिए और दूसरी तरफ इसका सोल्यूशन भी देना चाहिए। तो स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ महानगर पालिका की भी जिम्मेदारी बनती है और इंशाल्लाह हम इसके लिए नुमाइंदगी करेंगे। एक आखिरी सवाल चलते चलते, खासदार इम्तियाज जलील 10 दिन अमेरिका का टूर करके आए हैं, कितना अपने औरंगाबाद जिले को उससे फ़ायदा मिलेगा और आप क्या उनसे सवाल करना चाहेंगे? वो मेरे सवाल सुनना ही नहीं चाहते हैं। मैं तो आप लोगों के ज़रिए कई बार बोल चुका हूँ कि कई ऐसे टॉपिक है जिस पे हमारी राय उनकी राय मुख्तलिफ होती है। तो हमने उनको कहा है कि भाई आप हमको झुठलाते हो कोई भी मामले में, तो आमने सामने बैठेंगे ज़रा, है ना, कैमरे के सामने आप लोगों के सामने बैठेंगे, पब्लिक में नहीं बैठेंगे। ठीक है, ग्राउंड पे मैदान में आपको झिझक है तो एक आधी प्रेस में बैठेंगे, आप आइए साथ में। और ऐसे हाथ आगे बढ़ाने को तैयार है। मैं तो उन मामलात के ऊपर सही को सही और झूठ को झूठ करने के लिए तैयार हूँ जिन मामलात पे उन्होंने शहर औरंगाबाद को गुमराह करने का काम किया था, जिस मामलात में उन्होंने एक सियासी पार्टी के वजूद के ऊपर तोहमत लगाने का काम किया था और
उसके लिए मैं कहता हूँ कि आप आओ, बाजू बैठो, और कभी मुलाकात नहीं हुई यार, इस बार मुलाकात भी हो जाएगी। भाई है आप हमारे, हमने आपको आमदार से खासदार बनाया है, उसमें हमारा रोल रहा है। आपको टिकट मिले वहाँ से भी हम शख्सी तौर पे, यानी पार्टी बोल के नहीं, शख्सी तौर पर सोशल मीडिया कैंपेनिंग चलाने वालों में हम भी शामिल थे। कि जब यहाँ बीजे कोर से पाटिल साहब का नाम डिक्लेयर हुआ था तो हमने भी मीडिया पे चलाया था कि औरंगाबाद में एक मुस्लिम क़यादत आ सकती है एमपी को। तो वहाँ से लेकर तो आपके जीत तक हमारा भी कुछ कंट्रीब्यूशन रहा है इसमें, तो हमने आपको बनाने में रोल अदा किया है। तो हमारी तो मोहब्बत बहुत पाकीज़ा है। अब आप भी उतना यकीन करके ड्यूटी होती है तो दोबारा फिर से खासदार बनाएंगे कैदिरी जी को? नहीं, अब ये देखो, ये वक्त से पहले ना, वक्त से पहले शादी के पहले बच्चों का नाम तय नहीं करते, है ना। वो तो तरीके से होगा ना, शादी होगी, बच्चा होगा, फिर नाम ढूंढेंगे, लड़का होगा कि लड़की। जो कपल में मोहब्बत रहती तो बच्चों का नाम भी तय कर लेते पहले। हाँ, लेकिन शादी नहीं हुई ना। हाँ, वो होने के बाद नहीं चला। ठीक है। अच्छा, अमेरिका दौरे पे कुछ बोली नहीं आपने, अमेरिका दौरे के बारे में कुछ उनके? अब देखो, मोहल्लों में और अपने शहर में और एक एमपी के हैसियत से जो काम करना चाहिए उसकी, वो रोल आपका बड़ा है। आपको चुन के जो काम के लिए दिया, अमेरिका घूमने के लिए नहीं दिया था, है ना। फिर भी मुल्क के हक में आप कुछ करके आए हैं, और 17 सितंबर का मौका टालने के लिए बहुत अच्छा टाइम टेबल एडजस्ट करें, तो आपकी चालाकी का इजहार हुआ। इससे लोगों को पता चला कि आप बड़े चालाक इंसान हैं, है ना, आप शातिर हैं। हमको तो पहले पता चला था, आवाम को अब धीरे धीरे पता चला। लेकिन एमपी का फंड जो होता है वो गली के सड़कें बनाने के लिए नहीं होता, लेकिन एमपी का 99% फंड, 99% फंड मोहल्लों की सड़कें बनाने में जा रहा है। तो 5 साल आपके नगर सेवकों ने क्या किया? उनका स्वेच्छा निधि कहाँ गया? उन्होंने कौन सा परसेंटेज किधर घुमा दिया? उन्होंने गुत्तेदारियाँ कौन सी कर ली? फिर आपको सड़कें बनाने की नौबत आ रही है, ये आपका काम नहीं है। खासदार गली की सड़कें बनाने के लिए, कंक्रीट की सड़कें बनाने के लिए थोड़ी चुन के दिया जाता है। मिल्लत के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन खड़े कीजिए, मिल्लत को बड़ी बड़ी खिदमत के सेंटर चुन, उसके लिए आपका फंड होता है ना। पूरे और सभी समाज के लिए कीजिए। आप खाली एक समाज के बस्तियों में सड़कें बना रही है, काम तुम्हारा नहीं है। तुम्हारे चुन के आए वाले नगर सेवकों ने क्या किए थे फिर 5 साल? वो कुछ नहीं कर पाए थे, और जो कर पाए थे वो तो हम देख भी नहीं सकते, इतना शर्मिंदगी वाला काम कर दिए थे। तो फिर आप एमपी फंड का इस्तेमाल लोकसभा क्षेत्रों को डेवलप करने के लिए कीजिए। एक मशवरा देना चाहेंगे, क्योंकि आपको एमपी बनाने में हमारा योगदान है, तो उतना हक तो बनता है हमारा कि हम आपको सही गलत की भी पहचान बताएं। आप कंक्रीट के रास्ते बनाने में नहीं, वो आपके नगरसों से आपने बनवाए नहीं, तो माफ़ी मांगिए आवाम की, माफ़ी मांगिए आवाम की। और आवाम ने भी अब ऐसे नुमाइंदे चुन के देने चाहिए जो खाली उनके जज्बाती बहाव में, रौ में बहाकर नहीं ले जाते हुए आपके हक में, आपके डेवलपमेंट का काम करते हैं। आपके मोहल्ले में अगर सड़क नहीं है, आपके घर पे पानी नहीं आता है, आपके ड्रेनेज को चौकअप है, आपके गली का कचरा नहीं उठाया जाता है, इसके लिए आरएसएस जिम्मेदार नहीं है, आपके गली का नगर सेवक जिम्मेदार है। इस मुल्क में हम आरएसएस हमारी मुखालिफ है, हम आरएसएस के खिलाफ है। आरएसएस मुसलमानों के जैसे कई सेक्युलर जहन रखने वालों के भी खिलाफ काम करती है, दुश्मनी के तौर पे काम करती है। लेकिन मैं आरएसएस को मुसलमानों का 2 नंबर का दुश्मन मानता हूँ। 1 नंबर के दुश्मन ये नगर सेवक है, जो हमारे रहते हुए हमारे गली का डेवलपमेंट नहीं करे, लेकिन अपनी मिल्कियतें बढ़ा ली, और ऐसे ऐसे घिनौने काम कर रहे कि वो काम आप देख भी नहीं सकते। ऐसे घिनौने कामों में इनका हाथ है, इसमें आगे आगे बढ़े वाले, और डेवलपमेंट के काम है सबसे पीछे। काम ऐसा करो कि मीडिया भी ना बता सके। वैसे ही किया ना उन्होंने ना। मीडिया तो बता भी देगी सीने पे पत्थर रख के, लेकिन देखने वाला शरीफ आदमी देख नहीं सकेगा, इतने घिनौने काम है, वो नहीं देख पाएगा कोई अच्छा आदमी। ये चीज़ें जो है, ये खून है एतमाद का, भरोसे का, क़यादत के काबिल नहीं है अगर आप ऐसे बद किरदार हरकतें करते हैं। ये कौम व मिलत को शर्मसार करने वाली, मुल्क को और इंसानियत को शर्मसार करने वाले हैं। सर, एक सवाल ये है, जैसा कि अभी आप देख रहे होंगे 2 दिन से कि शिंदे सरकार और फडणवीस सरकार मुसलमानों का जो एजुकेशन ग्राफ नीचे है और इकोनॉमिकल तरीके से भी नीचे ग्राफ है, तो उसका जो 4 महीने में केंद्र सरकार ने कहा है कि सर्वे करे, और मुसलमानों को जो है तो एजुकेशन में और एक लॉलीपॉप दे रहे हैं कि कुछ ऐसा उम्मीद है आपको कि ऐसी वोट बैंक है ये? देखिए, जो लोगों ने अब तक मुसलमानों के रिजर्वेशन की मुखालिफत की है,
और झूठ फैलाया है कि मुसलमानों को मुसलमान बोल के रिजर्वेशन नहीं मिल सकता, जबकि महाराष्ट्र के हाईकोर्ट ने मुसलमानों को 5% तालीमी रिजर्वेशन मंजूर किया हुआ है। कहा है कि दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला कायम रखा है। अगर आपकी नीयत सही है तो पहले वो 5% लागू करो। कोर्ट में हमारी नौकरियों का रिजर्वेशन पेंडिंग है, उसमें आप हलफनामा दाखिल करके उसको लागू करो। नया सर्वे, नया कमीशन, तो ये नई चीजें होती रहेगी ना, तुम्हारी नीयत के ऊपर से फैसले होंगे। लेकिन जो मिल चुका है वो नहीं दे रहे हो तुम हमको, जो अदालत ने मंजूर कर लिया है, कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने जिसको संवैधानिक माना है, जिसमें देने में कोई हर्ज नहीं कहा है, वो आप नहीं दे रहे हो। और जिनको मुसलमान वोट करता है 2.5 साल वो भी तो सत्ता में थे। 5 जुलाई 2021 को बंबई के विधान भवन पे मोर्चा निकाल के, आजाद मैदान से मोर्चा निकालकर वंचित बहुजन आघाड़ी ने एहतजाज किया है। और तब यही कांग्रेस राष्ट्रवादी की हुकूमत थी। हमारे वोट लिए वाले हमको दिए नहीं, इनकी नीयत हमको देने की नहीं है। तो जिनको कभी हमने वोट ना डाला है ना कभी डालेंगे, ऐसे फिरका परस्त बीजेपी से क्या उम्मीद कर सकते हैं? क्यों सर? पीएफआई पे आपका क्या कहना है? जो पीएफआई हमने कहा है और हम ही ने कहा है, हमने कहा है और हम ही ने कहा है, और डंके की चोट पे कहा है। हम इसको किसी एक संगठन का मामला नहीं मानते। हम इसको बीजेपी का मुसलमानों के, सेक्युलर लोगों के और मजलूमों के खिलाफ का एजेंडा मानते हैं। ये कार्रवाई को हम एक संगठन के महदूद नजरिए से नहीं देखते हैं। ये किसी एक संगठन पे हमला नहीं है, ये इस मुल्क के अंदर अपनी आवाज बुलंद करने के इख्तियार पे हमला मानते हैं। इसको बीजेपी का मुस्लिम मुखालिफ एजेंडा मानते हैं और हम इसके खिलाफ हैं। अगर ये इनकी कार्रवाइयां सही है, ये सबूत दे आवाम को। इनके बयान की हम मुखालिफत करते, निषेध करते हैं। कल लालू प्रसाद यादव ने कहा, हम कहते हैं कि इसका हम निषेध करते हैं। अगर ये चाहते हैं कि हम इसके समर्थन में आए तो ये बताएं कि आरएसएस का हेडक्वार्टर का उड़ाने का इल्जाम जो संगठन पे लगा रहा है, क्या सबूत है इनके पास में? कब सबूत आया इनके पास में? कब मिला इनको ये सबूत? सामने लाए आवाम के सामने लाए। जब ये सबूत सामने आएंगे तब हम इसके ऊपर विचार करेंगे, लेकिन आज हम इनकी मुखालिफत करते हैं। कल लालू प्रसाद ने भी कहा है कि अगर पीएफआई को बैन कर रहे हैं तो आरएसएस को भी बैन। अगर क्यों? सवाल पीएफआई का नहीं है, सवाल एक संगठन का नहीं है। एक तरीका होता है ना किसी भी संगठन पे पाबंदी लाने का। जिसको टेरर फंडिंग के जैसा मीडिया में ट्रायल चला रहे हो, उसके हमारे नानियर परभनी के बच्चों की एफआईआर पढ़ी है मैंने। ना तो उसमें टेरर का वर्ड है, ना उसमें फंडिंग का वर्ड है। उसमें जो इल्जाम लगाया हुआ है कि ये एहतजाज करते थे, धरने करते थे, भाषण करते थे, सरकार के खिलाफ बोलते थे, सरकार के संसद में पास हुए वाले कानून के खिलाफ बोलते थे, एनआरसी के खिलाफ बोलते थे, तो बोलते हैं, हम बोलते रहेंगे। वो क्या खाली एक संगठन बोलती है क्या? इस मुल्क के अंदर बोलने का इख्तियार है, लब आजाद है, और जब तक हमारे संविधान ने हमको ये अधिकार दिया हुआ है, हम बोलते रहेंगे, आवाज उठाते रहेंगे। ओके, शुक्रिया सर। अभी जो है तो फडणवीस सरकार जो है तो दशहरे के बाद रजा अकेडमी को बैन करने की तैयारी कर रही है। इस तरह की जो है तो नेशनल मीडिया पे चल रही है। देखिए, मैं यही कह रहा हूँ आपको, ये एक संगठन का मामला नहीं है। गुजरात के डीजीपी रहे वाले संजू भट्ट को, तीस्ता सेतलवाड़ को और ऐसे जितनी शख्सियतों को ये जेलों में डाल रहे हैं, ये इशारा है। जो सरकार के खिलाफ बोल सकता है उनके मुंह बंद करो। जो सरकार के फैसलों की मुखालिफत कर सकता है उनके मुंह बंद करो, उनके हौसले पस्त करो। तो ये अकेले मुसलमानों का मसला नहीं है, ये जमहूरियत मानने वाले, संविधान मानने वालों का मसला है। ये हर एक के खिलाफ में है। इसलिए मुझे लगता है कि एक संगठन पे बैन हो गया तो बाकी संगठनों को उछलने की, खुश होने की जरूरत नहीं है, या वो संगठन पे वहाँ हुआ तो वहाँ बोलने की जरूरत नहीं है। मैंने इससे पहले भी कहा, बार बार कहता हूँ, एक शायर का शेर है जो याद रखना चाहिए, मेरे घर को जलता देखने वालों, घास का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवाएं, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका है।